महासागर विज्ञान में आज आखिरी क्लास होगी करंट की। इससे पहले 2-3 क्लासेस हम कर चुके हैं जिसमें ओशनिक करंट की उत्पत्ति तक बातें हुई थी। और आज देखना है कि अलग अलग महासागरों में जो धाराएं चल रही हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण कि एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है करंट को लेकर के। ठंडी और गर्म जल धाराओं का नाम दे दिया जाता है और उसे मिलाने के लिए या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन सी ठंडी धाराएं हैं या कौन सी गर्म धारा है, या फिर प्रश्न बन जाता है कि कौन सी धारा है जो प्रशांत महासागर की है या हिंद महासागर की है या अटलांटिक महासागर की है। इस तरह से प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। तो आज देखते हैं प्रशांत महासागर की धारा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। देखिए, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। ठीक है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि प्रशांत महासागर जो पूरा काल का 45वां था उसी का बचा हुआ भाग है। सबसे प्राचीन महासागर कह सकते हैं कि ये है। इसकी सीमाओं की अगर बात की जाए तो पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। देख लेते हैं इसको मैप पे। प्रशांत महासागर की सीमाएं पूर्व में ये उत्तरी और यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। पश्चिम में इसकी जो सीमा लगती है, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सीमा लगती है इसके साथ। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा और ये एशिया की सीमा है लगती है। उत्तर में आर्कटिक वृत्त है। और यहाँ दक्षिण में इसके अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक वृत्त। बीच में ये महासागर प्रशांत महासागर आपके सामने है। ऐसा है नहीं हूबहू, लेकिन हम आपको समझाने के लिए महासागरीय धाराओं को यहाँ पे ऐसा ही कुछ महासागर बना दे रहे हैं। इस महासागर से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर तीनों रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। तो देख लीजिए, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसके थोड़े उत्तर में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके दक्षिण में मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। मैंने कल बताया था आपसे कि महासागरीय धाराएं पढ़ते समय 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना। जैसे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में धारा उत्पत्ति का कारक कौन है? व्यापारिक पवन है। ठीक है। विषुवत रेखीय धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के वो दिशा पूर्व से पश्चिम होगी। अगर ये विषुवत रेखा है और व्यापारिक पवनें ऐसे चल रही हैं चूंकि, तो यहाँ पे जो जल राशियाँ हैं उनकी दिशा ऑटोमेटिक किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो प्रशांत महासागर की जो धारा, इतनी बड़े महासागर की अगर धारा पढ़नी है तो 2 भागों में इसके तंत्र को हम बांटकर पढ़ते हैं। एक तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के उत्तर में जो धाराएं चल रही हैं उसका अध्ययन करेंगे हम, और एक भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो धाराएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी धारा चल रही है। तो पूर्व में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम एक धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी उत्पत्ति व्यापारिक पवनों से होती है। इसमें विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर की जो धारा होगी उसे उत्तरी विषुवतीय धारा, और उसके नीचे की यानी दक्षिण में जो धारा होगी वो दक्षिणी विषुवतीय धारा कही जाएगी। इसके बारे में कल हमने
चर्चा आपसे किया था। ठीक है, तो सबसे पहली धारा हम उत्तर के तंत्र को अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ से देखते हैं, पेरू के तट से एक धारा की उत्पत्ति होती है व्यापारिक पवनों में के प्रभाव में। ये धारा विषुवत रेखा के जस्ट उत्तर में, देखिए धाराएं अगर इतनी चौड़ी चल रही है यहाँ पे, तो बीच में जो रेखा आ गई है यही डिवाइड करेगी कि ये उत्तरी विषुवतीय है कि दक्षिणी विषुवतीय है। ठीक है, उत्तर में इसके उत्तरी विषुवतीय धारा आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ऐसे करके इंडोनेशिया वगैरह के जो द्वीप हैं इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, इन द्वीपों से ये धारा टकरा जाएगी, उत्तरी विषुवतीय धारा। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय धारा इन द्वीपों से टकराएगी। परिणाम क्या होगा कि इसकी दिशा जो होगी वो बढ़ जाएगी। आपको यहाँ हम दोनों धारा चला के दिखा दे रहे हैं, ये लो, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा हो जाएगी। ठीक है, ये दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत धारा या प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा, और ये उत्तरी विषुवतीय धारा है। ये धारा है तो दोनों मिलाकर के एक ही, लेकिन बीच में विषुवत रेखा इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गई, उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा के रूप में बढ़ जाएगी। इसके साथ में आप हर महासागर का नाम लगा देंगे, प्रशांत महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा या प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा। अब ये पूरी धाराएं यहाँ आकर के जब किसी तट से या द्वीप से टकराएंगी तो क्या होगा, इनका कुछ जल उत्तर की ओर बढ़ेगा, कुछ जल नीचे दक्षिण की ओर आएगा। तो अगर हम किसी एक धारा सिर्फ इसकी बात करें तो इसका जो जल होगा वो एक तो इधर की ओर आगे बढ़ेगा, उत्तर की ओर। ठीक है, और एक जल राशि इसकी क्या होगी, दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगी, यहाँ दक्षिण की ओर। और बगल में ही दूसरी धारा है, इसकी भी एक जल राशि उत्तर बढ़ेगी, एक दक्षिण। तो जो उत्तर बढ़ी है वो उत्तर से एक दक्षिण आ रही है, दोनों बीच में टकरा करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रति विषुवतीय धारा का रूप ले लेंगी। मैंने आपसे कल बताया था कि जब धाराएं किसी तट से टकराती हैं तो कुछ जल उत्तर में जाएगा, कुछ जल दक्षिण में, अर्थात दाएं बाएं होगा, और बीच में कुछ जल उसी दिशा में वापस पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा, जिसे प्रति विषुवतीय धारा या काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाएगा। ठीक है, हम फिलहाल देखते हैं कि उत्तरी धारा जो उत्तर की ओर मुड़ती है उसका क्या है। रेड कलर से मैं गर्म जल धारा के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर इस समय ये पहुंच चुकी है धारा। इनकी दिशा उत्तर की ओर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उत्तर की ओर इन्हें तट का सहयोग मिला है। यहाँ तक ये आए हैं व्यापारी पोनों के सहारे उत्तरी विषुवतीय धारा के रूप में, और यहाँ पे ये उत्तर की ओर आगे बढ़ रही हैं तट के सहारे, और इनका नाम जो है वो क्यूरोसियो की धारा पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इनको क्यूरोसियो की धारा बोलते हैं। ये गर्म प्रकृति की है, उत्तर में जा रही है, यहीं पे इनको जापान मिलेगा। यहाँ पे जापान है। जापान के पूर्व में एक धारा उत्तर से आ रही है, क्यूराइल की धारा, जो कि ठंडी धारा होती है। तो जापान के पूर्व से ये धारा उत्तर दिशा से पूर्व से होकर के आ रही इधर से, और यहीं पे इनका मिलन होगा। ये जो धारा आ रही है ये क्यूराइल की धारा है। ब्लैक कलर से मैं ठंडी धारा को दर्शा रहा हूँ। ठीक है, क्यूराइल की धारा, और ये दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, अब इनके पास दिशा कौन सी बची है जिस दिशा में ये आगे बढ़ सकें। ना तो ये इधर जा सकती हैं, क्योंकि पश्चिम में अगर जाएंगी तो तट है, दक्षिण से ये धारा क्यूरोसियो की धारा जा ही रही है, उत्तर से क्यूराइल की धारा आ रही है। इसी क्यूराइल की धारा को एक दो नामों से और पुकारते हैं। जैसे एक तो नाम हो गया इसका क्यूराइल, इसी को काली धारा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी धारा को
OCO की धारा बोलते हैं, OCO। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो जब यहाँ पे ये टकरा जाएंगे दोनों, तो इनकी जो ये दोनों का जल जो है वो अब किस दिशा में जाएगा, यहीं पे पछुआ पवन चल रही है। 30 से 60 डिग्री के मध्य में पछुआ पवन चल रही है, जो कि क्या है, प्लेनेटरी विंड है। और पछुआ पवन के प्रभाव में आकर के ये धारा उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाएगी और आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ पे इनको, अब चूंकि ये उत्तर की ओर जा रही हैं, अपेक्षाकृत इससे तो ऊपर ही जा रही हैं, उच्च अक्षांश में ही जा रही हैं, तो उच्च अक्षांश के तापमान की अपेक्षा इनका तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो ये धारा गर्म जल धारा होगी, तो ये हो जाएगी उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भी धारा का ही रूप है, लेकिन ड्रिफ्ट और करंट में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ इतना सा है कि धारा जो है, करंट जो है, ये तट का सहारा लेके चलती है, इसे तटीय क्षेत्र पसंद है। लेकिन जो ड्रिफ्ट है, प्रवाह होता है, इस किसी के तट के साथ नहीं बल्कि खुले समुद्र में जो धाराएं चलती हैं उनको ड्रिफ्ट कहा जाता है। अब ये ड्रिफ्ट आगे आकर के यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और कनाडा और USA के तट से ये टकरा जाएगी। ठीक है, तट से टकराने के बाद में इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ेगी, एक शाखा इसकी दक्षिण मुड़ गई। चूंकि ये यहाँ का तापमान और यहाँ के तापमान में तुलना की जाए तो जो दक्षिण की ओर आ रही है तो यहाँ का तापमान कम था, किसकी अपेक्षा, भूमध्य रेखीय जल की अपेक्षा। तो ये कैसी धारा होगी, ठंडी धारा होगी। तो ये कैलिफोर्निया की धारा बनेगी, कैलिफोर्निया के पश्चिम से आ रही है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर आगे बढ़ेगी, यहाँ पे एक शाखा ऐसे उत्तर बढ़ेगी। यहीं पे अलास्का है, अलास्का के दक्षिण में ये धारा जब पहुंचेगी तो चूंकि निम्न अक्षांश से जा रही है उच्च अक्षांश की ओर, तो इसका तापमान कैसा होगा, अपेक्षाकृत गर्म होगा। तो यहाँ पे ये अलास्का की गर्म धारा बनेगी, अलास्का की गर्म धारा। यहीं पे आपसे सवाल पूछा जाता है यहीं पे सवाल बनता है कि इसी की एक ब्रांच जो नीचे आ रही है, निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, वो ठंडी है, जबकि उच्च अक्षांशों में जो जा रही है वो गर्म धारा का रूप है। ऐसा क्यों है? तो आपका सीधा जवाब होगा कि अपेक्षाकृत आसपास के जो तापमान है, जो वायुमंडलीय तापमान है या जलराशियों का तापमान है, वो कम या ज़्यादा होगा, उसी से तुलना करके ये धारा ठंडी या गर्म कही जाएगी। ठीक है, अलास्का के पास पहुंच गए। अब अलास्का के पूर्व से भी एक धारा आती है जो आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है, वो ठंडी होती है। ठीक है, उसी से तुलना की जाती है कि कौन सी गर्म है। तो ये वाली अलास्का की धारा जो इसके दक्षिण में है, ये अलास्का की धारा उत्तर में आने वाली अलास्का की धारा से अपेक्षाकृत गर्म होगी। इसीलिए जब कभी एग्जाम में आए कि अलास्का की धारा ठंडी है अथवा गर्म, तो अलास्का की दो धाराएं हैं, एक ठंडी है जो उत्तरी सागर से आ रही है और एक गर्म है जो नीचे से दक्षिण से जा रही है। तो हम हमेशा गर्म की ओर ही सही निशान लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे गर्म जलधारा है अलास्का की, मानव की बस्तियाँ वहीं पर हैं। यानी जो दक्षिणी अलास्का है वहाँ पे मानव का वास है और वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं। इसलिए हमारे लिए जो सही जवाब होगा वो यही कि अलास्का की धारा गर्म धारा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, तो ऊपर जो है उत्तर में जो धारा जा रही है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि जो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दक्षिण में आई और फिर उत्तरी विषुवतीय धारा से मिल गई, तो एक चक्र का निर्माण होता है। आप देखें यहाँ पे एक चक्र बन रहा है, ये यहाँ से एक चक्र बन रहा है, इसी को बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय गायर। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय गायर बनता है। इसकी दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज। ये एग्जाम में पूछता है क्लॉकवाइज, कि उत्तरी प्रशांत महासागर के जो सब ट्रॉपिकल गायर है उसकी दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर में यहाँ अलास्का है,
ठीक है। अलास्का के पूर्व से भी एक धारा आ रही है, अलास्का के पश्चिम से, और यहाँ पे ये गर्म धारा पहुँच ही रही है, अलास्का की गर्म धारा, ये दूसरी शाखा, और यहीं पे दोनों मिल जाएंगे अलास्का के दक्षिण में। और इनका मिला जुला जल चूँकि अब ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में ये प्रवेश करेंगे, तो अब ये कैसी धारा बनेगी, ठंडी धारा, और यहाँ पर आकर के ये क्यूराइल की धारा से मिल जाएगी। तो यहाँ भी एक उपध्रुवीय गायर का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ एक उपध्रुवीय या सब पोलर गायर बनता है। इसकी दिशा कैसी होगी, तो इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। सवाल बनता है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में उपध्रुवीय जो गायर बनता है उसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक गायर सब ट्रॉपिकल रीजन में और एक गायर का निर्माण हुआ उपध्रुवीय क्षेत्र में या सब पोलर रीजन में। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा हो गई। चार धाराएं, जैसे एक उत्तरी विषुवतीय धारा जो गर्म है, फिर क्यूरोसियो की धारा ये भी गर्म है, उत्तर में उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट ये भी गर्म है, अलास्का की धारा ये भी गर्म है। ठंडी कौन सी है, क्यूराइल की धारा या काली या ओयोसियो की धारा ठंडी है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। दो धाराएं ठंडी है, बाकी चार गर्म जल धारा है, ठीक है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ऐसे जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी वही प्रक्रिया चल रही है। यहां पे आकर के ये धारा जो है इसका एक भाग तो दक्षिण की ओर मुड़ेगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा बनेगी, जैसे ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को पकड़ करके दक्षिण में जा रही है। दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त के पास में एक धारा चल रही है, पर अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर, और ये धारा यहीं पे आकर के जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट है ये यहीं पर आकर के इसी धारा से मिल जाती है, और फिर इनका मिला जुला जल आगे बढ़ता है पूर्व की ओर। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में होती हैं तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा, लेकिन अब ये जो है अंटार्कटिक वृत्त के से होकर गुजर रही हैं, ये ठंडी धारा है। तो इस ठंडी धारा का नाम क्या है, ऐसे लिख के शुद्ध हिंदी देता है, पर अंटार्कटिक ठंडी धारा। यहां पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नीचे से एक धारा तो फॉकलैंड से होकर के फॉकलैंड की ठंडी धारा बन करके कहाँ चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी सीधा, ठीक है। एक यहीं पर इसकी एक ब्रांच यहाँ से इस तट के इसके दक्षिण में टकरा करके एक शाखा तो सीधा चली गई उस महासागर में, अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड की ठंडी धारा बनेगी, लेकिन इसकी एक शाखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट को पकड़ लेगी और पेरू की ठंडी धारा के रूप में ये जानी जाएगी और आकर के फिर दक्षिणी विषुवतीय धारा से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पेरू की ठंडी धारा, ठीक है, पेरू की ठंडी धारा के रूप में ये उत्तर बढ़ेगी और आकर के दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत धारा से मिल जाएगी। अब यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी एक गायर बन रहा है, ऐसे आकर के ऐसे, ठीक है। इस क्षेत्र में भी एक गायर का निर्माण हो रहा है और इसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय गायर या सब ट्रॉपिकल गायर। इसकी दिशा कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये आगे बढ़ती हैं। यहां पे एक चीज मिसिंग है, यहां उपध्रुवीय गायर बना है जबकि दक्षिण में उपध्रुवीय गायर नहीं बन रहा है। तो कारण क्या है कि उत्तर में स्थलीय बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, स्थल बहुत अधिक मात्रा में है, इस वजह से धाराएं स्थलों के आबद्ध होती हैं। दक्षिण में महासागर ही महासागर है, तो जो धारा चल रही है वो सीधे सीधे जा रही है, उसको किसी से टकरा के ज़्यादा मुड़ने उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, परिप्रशांत धारा
पूर्व से पश्चिम से पूर्व क्यों चलती है? क्योंकि इसी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के प्रभाव में ये धारा अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, तो यहाँ उपध्रुवीय गायर नहीं बनेगा, ये सिर्फ उत्तरी सागर में या उत्तरी प्रशांत या उत्तरी अटलांटिक में ही बनेगा। तो प्रशांत महासागर में 2 गायर हो गए। यहाँ की ठंडी गर्म जल धारा देखी जाए तो पश्चिम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा है, फिर अंटार्कटिक क्षेत्र में ठंडी धारा चल रही है, और फिर यहाँ पेरू की ठंडी धारा है। ठीक है, और दक्षिणी विषुवतीय धारा भी गर्म धारा होगी। तो ये थे प्रशांत महासागर की जो करंट सिस्टम है वो। अब अटलांटिक महासागर का करंट सिस्टम देख लेते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है, कहाँ से कहाँ तक चलती है। तटीय क्षेत्रों में जो उनका प्रभाव होगा आप देखेंगे, जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे एक धारा मिल रही है पश्चिमी अलास्का और दक्षिणी अलास्का की धारा, यहाँ भी मत्स्य का विकास होगा, यहीं पे फॉग और फिश का डेवलपमेंट खूब होगा। तो जहाँ जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिल रही हैं वहाँ पे फिश का जो है उत्पादन वो बढ़ जाता है, वहाँ पे जो मैरीन बायो रिसोर्सेज हैं उनकी मात्रा में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसे अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में देख लेते हैं क्या है। हिंद महासागर की धारा थोड़ी सी जटिल है, क्योंकि वो मौसम के साथ में उस धाराओं की दिशा परिवर्तित होती है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे मौसम बदलता है तो फिर वो धाराएं अपनी दिशा बदल देती हैं। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। अटलांटिक महासागर की धाराएं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो यूरोप और अफ्रीका प्राय महाद्वीप से लगती है। ठीक है, इसका जो पूर्वी सीमा है शांत महासागर, इसका अटलांटिक महासागर का, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट लगता है। ये पूर्वी सीमा है इसकी। पश्चिमी सीमा पे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर बीच में खुलता है। इसकी जो ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ भी हम विषुवत रेखा में व्यापारिक पवनों के सहारे सबसे पहले एक धारा उत्पन्न होगी उत्तरी अटलांटिक या फिर अटलांटिक महासागर की विषुवतीय धारा, जो कि विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में 2 धारा के रूप में फेमस हो जाएगी। दक्षिण में इसकी सीमा फिर वही है कि अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक सागर लग जाएगा। तो यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त है और यहाँ पे आर्कटिक है, इनकी ये सीमाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धारा है, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा, यहाँ पे एक गिनी की खाड़ी है। ठीक है, गिनी की खाड़ी से धारा उत्पन्न होती है। ये धारा है उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा। ठीक, ये धारा आगे बढ़ करके कहाँ आई?
ब्राज़ील के पूर्वी तट पे, क्योंकि तट से टकरा करके अब तट की जो प्रकृति होगी उसी का ये अनुसरण करेंगे। तट से टकरा करके एक शाखा इसकी उत्तर की ओर मुड़ती है इसी के तट को पकड़ करके, और यहीं पे युकाटन चैनल से होते हुए कहाँ जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, अब मैक्सिको की खाड़ी में ये जब पहुँचती है तो यहाँ से घूम घाम के जब एक सकरा सा रास्ता इसको मिलता है फ्लोरिडा के दक्षिण में, ये फ्लोरिडा की गर्म धारा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोरिडा की गर्म धारा, और फिर ऐसे निकल करके क्या करती है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को पकड़ के ये धारा उत्तर की ओर आगे बढ़ती है। यहीं पे न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है यहाँ पे, और न्यू फाउंडलैंड के पास, और यहाँ पे एक लेब्राडोर सागर है। तो लेब्राडोर सागर से या लेब्राडोर पेनिनसुला से एक धारा निकल कर आती है, ठंडी धारा होती है, और वो यहीं न्यू फाउंडलैंड के पास इससे क्या होती है, टकरा जाती है। ये लेब्राडोर की ठंडी धारा है। और जब ये यहाँ पे टकराती है तो यहीं पे फिर फॉग और फिश की स्थिति बनती है, यानी कोहरे जैसे माहौल बन जाता है, और ठंडी गर्म धाराएं मिलने की वजह से कोहरा छाता है, और महासागरीय क्षेत्र में प्लैंकटन और जू प्लैंकटन का विकास होता है, फाइटोप्लैंकटन का विकास बहुत भारी मात्रा में होता है, जिसके कारण वहाँ पे मत्स्य जो है, मत्स्य का उत्पादन बढ़ जाता है। और परिणाम ये होता है कि ये मत्स्य उत्पादन में न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र जो है वो विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, अब ये लेब्राडोर की धारा जब ये गल्फ स्ट्रीम का रूप लेगी, क्योंकि यहाँ से गल्फ खाड़ी से निकलती है जब ये, तो यहीं पे इसको इसके पूर्वी तट पे इन्हें गल्फ स्ट्रीम का नाम दिया गया, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये भी गर्म धारा, यहाँ 3 धाराएं हम देखे, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा ये भी गर्म है, फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है, उसी धारा का नाम है। फिर लेब्राडोर की एक ठंडी धारा इससे मिलती है, और दोनों टकरा करके एक दिशा पकड़ती हैं, ये उत्तर पूर्व, क्योंकि यहाँ पे ये पछुआ पवन के प्रभाव में उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती हैं, और इनका नाम होता है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर वही बात कि मैंने कहा था कि ड्रिफ्ट जो है वो क्या है, धारा का ही रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि धारा जो है, करंट, वो तट के सहारे आगे बढ़ती है, और ड्रिफ्ट किसी तट के सहारे नहीं। आप देख लीजिए बीचों बीच महासागर से आगे बढ़ रही है। जब ये ड्रिफ्ट आगे बढ़ रही होती है तो इसी समय अटलांटिक महासागर में क्या है, एक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक, और मध्य अटलांटिक कटक से ये धारा टकरा जाती है, और फिर क्या होता है, 2 भागों में बंट जाती है। जब भी किसी तट से टकराएंगी तो 2 भागों में बटेंगी। तो यहाँ पे उच्चवच आ जाता है बीच में, और यहीं से टकरा के इनकी 2 शाखाएं बनती हैं। मध्य अटलांटिक कटक से टकरा करके एक ब्रांच इधर मुड़ जाता है, और दूसरा जो है वो सीधा आगे बढ़ता है। जो इधर मुड़ता है इसी को बोलते हैं इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की गर्म धारा। ठीक है, अब ये जाती कहाँ है, सीधा आर्कटिक सागर में पहुंच जाएगी, और आर्कटिक सागर में जाके ठंडी हो जाएगी। यहीं पे आप देखेंगे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे आइसलैंड है। आर्कटिक सागर से एक धारा ग्रीनलैंड के पूर्व में निकलती है, और वो आगे ऐसे बढ़ती हुई आ रही है, और लेब्राडोर की ठंडी धारा से वो मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्रीनलैंड की ठंडी धारा है। ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। अब आप देखिए, एक शाखा ऐसे जा रही है जो गर्म है, एक शाखा ऐसे आ रही है जो ठंडी है। बीच में क्या बन रहा है, एक गायर बन रहा है कि नहीं, एक चक्र बन रहा है। तो जो ये चक्र बन रहा है यही है उपध्रुवीय गायर।
इसकी दिशा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक प्रशांत महासागर में हमने देखा था और एक अटलांटिक महासागर में यहां पे दिखाई दे रही है। दूसरा, इसकी जो दूसरी शाखा यहां यूरोप से टकराई, इसमें यूरोप के तट से टकरा करके इसकी एक ब्रांच उत्तर की ओर जाएगी। क्या नाम होगा इसका? जो उत्तर जाएगी यही बनेगी, नॉर्वे के पश्चिमी तट से आगे बढ़ेगी तो नॉर्वे की गर्म धारा। एक शाखा उत्तर जो गई है, दूसरी शाखा दक्षिण में आएगी और कनारी द्वीप से होते हुए कहाँ आएगी? गिनी की खाड़ी में फिर से उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल जाएगी और इस धारा का नाम क्या होगा? कनारी की ठंडी धारा। कनारी की ठंडी धारा। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्वे की गर्म क्यों है, कनारी की ठंडी क्यों है? कारण यह है कि जो ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो शाखा उत्तर में गई तो उत्तर में तापमान जल का और कम ही होगा इसकी अपेक्षा, इस धारा की अपेक्षा। अपेक्षाकृत इसका तापमान अधिक होने की वजह से ये गर्म धारा के रूप में वहां जानी जाती है। लेकिन जब ये दक्षिण लौटी तो दक्षिण में तो ऑलरेडी माहौल गर्म है, इसकी अपेक्षा ये 60 डिग्री से आ रही है तो ये ठंडी ही होंगी। कहाँ की अपेक्षा? इस क्षेत्र की अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पे आते आते क्या इनका नाम पड़ गया कि ये ठंडी धारा, क्योंकि यहाँ के लोग क्या कहेंगे? ये भाई ठंडा रहेगा अपेक्षाकृत ना, क्योंकि ये उत्तर से आ रही है, तो ये कनारी की ठंडी धारा कही जाएगी। अब यहाँ जब ये उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल गई तो फिर आप देखें एक चक्र यहाँ फिर बन रहा है ऐसे करके, यही है उपोष्णकटिबंधीय गायर। एक गायर यहां भी बन रहा है, इसकी दिशा क्या है? क्लॉकवाइज। यही सारगैसो सागर भी है, यही बिना तट का सागर है। इसके चारों ओर तट नहीं है बल्कि सागर की धाराएं चल रही हैं। सारगैसो सागर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की घास पाई जाती है जो शैवाल का ही एक प्रकार होता है। अब बात आती है कि फिर प्रशांत महासागर में 2 गायर हमने बनाया था तो वहां भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो अभी तक सिर्फ यहीं पे खोजा गया है इस घास को। जब उस क्षेत्र में भी अगर घास मिलेगी या कोई दूसरी घास मिलती है या कोई दूसरा प्राणी या जीव जंतु कुछ भी मिलेगा तो उसके नाम पर वहाँ का नामकरण किया जा सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल उत्तरी अटलांटिक में ही ये रिसर्च पूरा हुआ है कि यहाँ पे सारगैसम घास पाई जाती है। ये हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा सिस्टम। अब देख लेते हैं कि इसकी जो दूसरी शाखा है विषुवत रेखा के दक्षिण में, वो तो विषुवत रेखा के दक्षिण में कौन सी शाखा चलेगी? दक्षिणी विषुवतीय धारा। दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा। ये कैसी धारा होगी? गर्म होगी। ये ब्राजील के पूर्वी तट से टकराएगी और दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगी। इसकी एक शाखा उत्तर भी बढ़ेगी आगे, लेकिन उत्तर में चूंकि इस जल की एक राशि आ रही है और इस जल की दूसरी राशि जाएगी, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे मुड़ा और एक ऐसे, और ये दोनों टकरा करके वापस हो जाएंगी पीछे की तरफ, और यही प्रतिविषुवतीय धारा का रूप ले लेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो मैं एक शाखा के बारे में ही बताता हूँ, दूसरी शाखा के बारे में नहीं बोलता हूँ, तो दरअसल वो जो दूसरी जल राशि है वो क्या हो जाती है? वो प्रतिविषुवतीय धारा का रूप ले लेती है, इसीलिए वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ब्राजील के पूर्वी तट से टकरा के ये दक्षिण की ओर, ब्राजील के तट के सहारे सहारे जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट है उसी का सहारा लेकर के दक्षिण में ये काफी दूरी तक आ जाती हैं। इसी को बोलते हैं ब्राजील की गर्म धारा है ये। ठीक है, तो ब्राजील की गर्म धारा के रूप में ये दक्षिण में आती हैं और यहीं पे ये टकराती हैं। एक धारा है फॉकलैंड की धारा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉकलैंड की धारा क्या है। दरअसल वो अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक वृत्त है, उसके चारों ओर चलने वाली ठंडी धारा है। ठीक है, जिसकी दिशा पश्चिम से क्या होती है? पूर्व होती है। तो यहाँ पर फॉकलैंड की धारा ऐसे जा रही है, ऐसे, तो यहीं पे ये टकरा जाएगी। ये फॉकलैंड की ठंडी धारा है। और इससे टकराने के बाद में ये किस दिशा में आगे बढ़ेंगी? ये पूर्व दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पूर्व दिशा में आगे बढ़ते समय इनका नाम क्या होगा? वही
पर अंटार्कटिक ठंडी धारा, जिसकी दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा होगी। और ये अफ्रीका के दक्षिण में एक सी माउंटेन है, उस सी माउंटेन से टकरा करके दो शाखाओं में बटेंगी। इनकी एक शाखा तो सीधा अगुलहास की धारा के रूप में आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, अगुलहास की धारा के रूप में ये आगे बढ़ जाएगी, हिंद महासागर में पहुंचेगी। लेकिन उसकी दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाएगी। तो एक ब्रांच हम हिंद महासागर में भेज दे रहे हैं और दूसरी ब्रांच पश्चिमी अफ्रीका के तट के सहारे सहारे उत्तर में आकर के दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल जाती है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल जाती है बेंगुला की ठंडी धारा के रूप में। ये जो धारा है इसको बेंगुला की ठंडी धारा बोलते हैं, बेंगुला की ठंडी धारा के रूप में ये अब ये दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धारा से मिल गई, ठीक है। यहाँ आते आते यही धारा दरअसल इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ आने के बाद में आगे बढ़ जाती है, यानी तब्दील हो जाती है, आप कह सकते हैं, या अपना रूप बदल लेती है। बेंगुला की धारा जब इस दिशा में बहने लगी तो उसके नाम पड़ गया दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो अब यहाँ भी एक गायर का निर्माण हो रहा है, ये देखिए, ये तो यहाँ एक उपोष्ण कटिबंधीय क्या बन रहा है, गायर बन रहा है, गायर या चक्र। इसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां भी उपध्रुवीय गायर नहीं बन रहा है जो कि यहां पे बन रहा है। तो कारण वही है कि यहाँ पे स्थलीय बाधा नहीं है, जिस वजह से ये जो परि अंटार्कटिक की ठंडी धारा है आगे बढ़ती जा रही है, कोई रोक नहीं रहा उसको। तो ये अटलांटिक महासागर का धारा सिस्टम है, आप इसे बना लीजिए। अब देखते हैं हिंद महासागर में, हिंद महासागर की स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसका उत्तरी हिस्सा किसी भी वृत्त से नहीं टच करता है, ठीक है, वो उपोष्ण कटिबंध तक ही सीमित रह जाता है। तो हिंद महासागर में दो स्थितियों में हम देखेंगे कि धाराएं उत्पन्न होती हैं। एक तो उस समय जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है या कर्क रेखा पर होता है, उस समय क्या धाराओं की स्थिति होती है हिंद महासागर में। और दूसरी स्थिति देखेंगे कि जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, यानी हमारे यहाँ जब ठंडी होती है, तब धाराओं की क्या स्थिति रहती है, किस दिशा में वो प्रवाहित होती हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हिंद महासागर को बना करके मैप में। हिंद महासागर ये अफ्रीका है, थोड़ा सा मोटा पतला है लेकिन है अफ्रीका ही, ठीक है। और यहीं पे ये इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र है सपोज, और यहीं पे इंडोनेशिया और इन सब का जो है द्वीप, और यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये हिंद महासागर की संरचना कुछ ऐसे आपको मिलती है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब सूर्य कर्क रेखा पर है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, ठीक है। तब क्या होगा, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तो परिस्थितियां वैसे ही क्रिएट होती हैं जैसे अलग अलग जो अटलांटिक या प्रशांत महासागर की जैसी स्थिति थी उसी तरीके से। यहाँ भी धाराओं की उत्पत्ति हम यहीं से लेंगे, यहीं से। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पौने जो चलती हैं, हम उन्हीं को प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानते हैं कि वो धारा उत्पत्ति के लिए, विषुवतीय धारा उत्पत्ति के लिए वो जिम्मेदार हैं। उनके घर्षण से धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक है।
तो विषुवत रेखा के जो उत्तर में धारा चल रही है इसे उत्तरी विषुवतीय धारा, या दूसरे पेन से लिख दें, उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा। विषुवतीय धारा ये पूर्व में यहाँ से उत्पन्न होकर के और अफ्रीका के सोमालिया देश, यहीं पे सोमालिया है, सोमालिया के पूर्वी तट पे टकराती है। पूर्वी तट पे टकरा करके इसकी एक शाखा तो दक्षिण की ओर मुड़ेगी, उसको अभी वैसे छोड़ देते हैं। दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़ती है और ये पाकिस्तान के दक्षिण से होते हुए और फिर इंडिया, ये सोमालिया की धारा है, सोमालिया धारा, जो कि गर्म है। कब गर्म है? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, ये जून जुलाई अगस्त के समय। ठीक है। भारत के प्रायद्वीप से होते हुए पूर्वी तट, फिर जो बांग्लादेश है उसके तट के सहारा पकड़ करके यहाँ पे इनकी दिशा के लिए उनकी गति के लिए मेन चीज़ है तट। जो तट की बनावट है उसी को ये फॉलो कर रही है धारा। म्यांमार के पश्चिम से होते हुए ये फिर से आके उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा से मिल जाती है। ये चक्र एक सामान्य चक्र के रूप में ये आगे बढ़ती है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं होती है। एक ही धारा यहाँ से चल करके घूम के यहाँ फिर से आके उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा से मिल जाती है और एक चक्र बनता है, लेकिन पूर्ण चक्र नहीं बन पाता। और ये एक चक्र जो है उत्तर में, यानी हिंद महासागर का जो उत्तर वाला हिस्सा है 0 डिग्री के उत्तर में एक चक्र इसका पूरा होता है। लेकिन इसकी दूसरी शाखा देखते हैं दक्षिण हिंद महासागर की, उसका क्या कंडीशन है। सोमालिया की धारा से टकरा के इसका एक ब्रांच, भाई यहाँ भी एक दक्षिणी, यानी एक साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट है, जो कि आके सोमालिया के तट से यहाँ टकराई और इसकी एक शाखा उत्तर गई और इधर की जो शाखा थी एक दक्षिण आ रही थी, वो मिल करके प्रविषुवतीय धारा का रूप ले लेंगी। इसकी दूसरी ब्रांच अफ्रीका के पूर्वी तट का सहारा पकड़ के मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से हो करके दक्षिण में आ जाएगी। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, यहाँ अगुलहास की धारा जो है ठंडी धारा, उससे ये मिलेगी। लेकिन इससे पहले ये मोजाम्बिक के पूर्व में हो करके बहती है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के पूर्व में। यहाँ पे मेडागास्कर है और यहाँ मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के पूर्व में यह धारा बहती है और यहीं पे इसका नाम पड़ता है मोजाम्बिक की गर्म धारा। ठीक है। और यहाँ अगुलहास की ठंडी धारा, जैसे कि मैंने अभी बताया अटलांटिक महासागर में कि अगुलहास की ठंडी धारा ऐसे जा रही है, इसी धारा से ये टकरा जाती है और इस धारा से मिलने के बाद में इसकी दिशा भी ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे जो ठंडी धारा है उसका नाम क्या है, अगुलहास की ठंडी धारा। यूं कहें तो ये जो मोजाम्बिक की गर्म धारा है यही आगे चल करके अगुलहास की ठंडी धारा के रूप में किससे मिलती है, पर अंटार्कटिक धारा से। और पर अंटार्कटिक धारा कैसी है, ठंडी है, पर अंटार्कटिक ठंडी धारा इससे मिलती है। और आकर के ऑस्ट्रेलिया का जो ये पर्थ वाला क्षेत्र है, पर्थ राज्य है, उसी के पश्चिमी तट से ये टकरा करके इसकी एक शाखा प्रशांत महासागर में आगे बढ़ जाती है और दूसरी शाखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रूप में बनती है। इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा, ठंडी धारा के रूप में जाकर के किससे मिलती है, दक्षिणी हिंद महासागर की इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय धारा से ये मिल जाती है। और यहाँ पर अब बनता है बढ़िया सा एक गायर, ये ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय गायर। इसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज,
उत्तर में क्यों नहीं बना? क्योंकि ये भारत है। एक चक्र बनने के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। अगर ये भारत का ये वाला हिस्सा, प्रायद्वीप वाला हिस्सा ना होता तो यहाँ भी एक बड़ा बढ़िया खूबसूरत सा एक चक्र निर्मित होता धाराओं का, और उसके बीच में एक गायर या गायरल का निर्माण होता, उसे हम लोग पढ़ते। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की वजह से यहाँ पर चक्र नहीं बनता है, ठीक है, ये गायर का निर्माण नहीं होता है। ये स्थिति तो हो गई कब की? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तब ऐसी स्थिति होगी। इसे आप बना लीजिए, फिर देखते हैं कि जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो क्या होगा। अब देखते हैं कि जब सूर्य मकर रेखा पर यानी दक्षिण में चला जाता है, जिस समय हमारे यहाँ ठंडी होती है ठीक ठाक, जैसे कि मौसम आ गया है ठंडी वाला, उस समय ये धाराओं की दिशा क्या बदलती है या ऐसी ही रहती है? जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है, इस समय हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनकी क्या दिशा होगी। देख लेते हैं, फिर से अफ्रीका को बना लेते हैं यहाँ पे। ये अफ्रीका है और ये इंडियन पेनिनसुला, म्यांमार, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये इंडोनेशिया वाले कुछ क्षेत्र हैं, द्वीप हैं तमाम, ये हिंद महासागर है। फिर से 0 डिग्री, ऊपर इसके जस्ट कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर होता है, तब तो ठीक है, लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर आता है यानी दक्षिण में, उस समय जितने भी कटिबंध हैं, चाहे वो ताप कटिबंध हो या दाब कटिबंध हो, हाई प्रेशर बेल्ट हो या लो प्रेशर बेल्ट हो या संवहनीय धारा का बेल्ट हो, वो सब क्या होगा? दक्षिण में खिसक आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। होता क्या है इस समय कि यहाँ पे साइबेरिया है, साइबेरियन ठंडी हवा, यहाँ पे हिमालयन की ठंडी हवा क्या कर रही है? इधर की ओर दबाव बढ़ा रही है अपना। इस हवा, अब चूंकि ये भारी है, ठंडी हवा है तो भारी है, तो इसके पास ताकत ज़्यादा है आगे बढ़ने की। अब ये क्या करेगी? जो धारा सोमालिया की इधर जा रही थी उस धारा की दिशा को मोड़ देगी। ये लो, अब ये धारा आ गई विषुवत रेखा पे, ये सोमाली की धारा है। यहाँ मेन कारक कौन है? यहाँ पे हाई प्रेशर वाली ठंडी वायु आकर के अरब सागर में क्या कर रही है? सोमाली की धारा की जो दिशा है, जो कि पहले कौन सी दिशा थी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व थी, अब वो दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो गई। यहाँ पे जैसे विषुवत रेखा के पास आई ये धारा, उसी समय यहाँ पे एक धारा चल रही थी ना, उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा, उससे ये टकरा गई। ये गर्म ही रहेगी, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा उत्तर से आ रही है तो ठंडी धारा होगी, क्यों? ठंडी गर्म, ये पूरी की पूरी गर्म धारा ही है। कारण कुछ और नहीं, इसका जो संबंध है इस जल का, किसी भी यहाँ पे कोई उच्च अक्षांश में इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे भी रहे तो भी गर्म, यहाँ रहे तो भी गर्म। तो यही एक सागर, महासागर है कि सवाल बनता है कि कौन से महासागर में उत्तर की सारी धाराएं गर्म होती हैं? तो हिंद महासागर की, ठीक है। तो जो यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट है, इससे ये टकरा जाएंगी। ये जो हवा है, ये जो धारा है, इसका वेग अधिक है और ये धारा कमजोर पड़ती है, विषुवतीय धारा। क्यों कमजोर पड़ रही? क्योंकि इसका जो बेल्ट है वो खिसक के नीचे आ गया है थोड़ा सा, इस वजह से ये सही दिशा में सही जगह पे चल नहीं रही हैं। अपने रास्ते पर अगर होती तो शायद ताकतवर होती, लेकिन ये किसी और के रास्ते पे इस समय प्रवाहित हो रही हैं। कारण कि जो प्रेशर बेल्ट है, टेम्परेचर बेल्ट है या संवहनीय धारा का बेल्ट है, ये सब क्या है? नीचे की तरफ दक्षिण की ओर खिसक गई हैं।
तो जब ये धारा कमज़ोर होगी तो इसकी, अब ये स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट करंट है ये, और ये वीक है, तो इसकी दिशा ही मुड़ जाएगी। ये अपने आप को क्या करेगी, पीछे की ओर ढकेल देगी, पीछे की ओर हटना शुरू कर देगी। सोमाली की धारा पीछे की ओर जब जाएगी तो उसका क्या नाम हो जाएगा, प्रतिविस्वतीय धारा। इसे बोलेंगे प्रतिविस्वतीय धारा होगी ये। तो ये प्रतिविस्वतीय धारा के रूप में कौन सी धारा है ये, नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट। ये प्रतिविस्वतीय धारा के रूप में इंडोनेशिया के पास आएगी और इंडोनेशिया के किसी तट से टकरा करके म्यांमार का सहारा पकड़ेगी, बांग्लादेश के दक्षिण से इंडिया के पूर्वी तट और फिर पश्चिमी तट को फॉलो करते हुए यहाँ मिल जाएगी आके। और अब इसकी जो दिशा होगी, इस समय क्या दिशा है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे जब ये टकराई किसी तट से तो इसकी एक शाखा उत्तर में गई, लेकिन दूसरी शाखा क्या होगी, दक्षिण में आएगी। अब दक्षिण में थोड़ी दूर तक चली तो ऐसे पता चला इसको क्या, कि दक्षिण की जो हिंद महासागर की विस्वतीय धारा है उसका बेल्ट थोड़ा नीचे खिसकने की वजह से इस धारा की इस शाखा को अब मिली है वो, जो कि इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी का सहारा ये पकड़ेगी और पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगी, फिर इसकी एक ब्रांच जाके टकराएगी और प्रतिविस्वतीय धारा के रूप में वापस जा रही है। और दूसरी ब्रांच फिर से मेडागास्कर मोजाम्बिक की धारा बनेगी, मोजाम्बिक की गर्म धारा, और यहाँ आके ये अगुलहास की ठंडी धारा बनेगी, अगुलहास की ठंडी धारा। और यहीं पे परे अंटार्कटिक वृत्त के सहारे जो परे अंटार्कटिक की ठंडी धारा है उससे मिल करके आगे बढ़ेगी कि ठंडी धारा। और यहाँ पर्थ से टकरा के इसकी एक शाखा वैसे आगे बढ़ गई है प्रशांत में, और दूसरी शाखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन से होते हुए फिर से जाकर के किससे मिल जा रही है, साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट से। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की धारा हो गई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठंडी धारा। और फिर एक चक्र का निर्माण हुआ यहां पे, ये ठीक है। इसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और उपोष्णकटिबंधीय गायर। हिंद महासागर में एक पूर्ण गायर बना। देखिए दक्षिणी हिंद महासागर में कोई चेंजिंग नहीं आया है, चाहे सूर्य कर्क रेखा पे हो या मकर रेखा पर हो। नोट में आप इस पॉइंट को लिख लीजिए यहां पे कि चाहे सूर्य कर्क पर हो या मकर पर, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं पर, महासागर की धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की दिशा बदल जाती है। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की दिशा बदल जाती है। ठीक है, क्या दिशा हो जाती है ये भी लिख लो। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो दिशा सोमाली की धारा की सिस्टम क्या है कि दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो सोमाली की धारा की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, एकदम अपोजिट। ठीक है, तो इसको बना लीजिए आप। तो ये प्रशांत
अटलांटिक और हिंद महासागर की धारा सिस्टम है या करंट सिस्टम है, जो कि हमने आज देखा। और अब ये महासागरीय धाराओं का चैप्टर कंप्लीट होता है आज, ठीक है। इसके बाद एक नया चैप्टर होगा आपके सामने, और 2-3 चैप्टर और बचे हैं, उसको कवर करके ओशनियोग्राफी को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके इसको बंद करेंगे, और इसके बाद में कोई नए सेक्शन को ज्योग्राफी के स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये धाराएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, आप इन्हें देखिए और मैपिंग जरूर कर लीजिएगा याद रखने के लिए कौन सी धारा कहाँ तक जा रही है, ठंडी है कि गर्म है। मैंने यहाँ रेड पेन से गर्म धारा को दिखाया है, कोशिश किया है कहीं मिस्टेक ना हुई हो। तो आप भी कॉपी में रफली आप इसको बना के रखिए, जो कि एग्जाम के दौरान ये जो लिस्ट आपको रटना पड़ता है ना कि ये धारा ठंडी है, वो धारा गर्म है, वो धारा वहाँ चलती है, ये सारा जो सिस्टम ये ख़त्म ही हो जाएगा, ये सारा लफड़ा रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप महासागर को अपनी नज़र में रखिए और एक धारा को पकड़िए, विषुवतीय धारा को, और उसी को घुमा दीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ आप लेकर जाएंगे उसका स्थानीय स्तर पे नाम परिवर्तित होता जाएगा। तो महासागरीय धाराओं का चैप्टर आज समाप्त होता है।